डॉक्टर राजीव बिंदल रहेंगे। इस समय मंच पर उपस्थित हमारे प्रत्याशी आदरणीय सुरेश कश्यप जी, हमारे जिला अध्यक्ष आए, जो आए हैं जिक्र करो, कश्मीर सूद जी व डॉक्टर सैजल उपस्थित हैं आपके साथ। संदीपनी भारद्वाज जी हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। बिट्टू वर्मा जी, विनीत वर्मा जी हमारे प्रवक्ता, और करण जी हमारे मीडिया प्रभारी उपस्थित हैं। उनके साथ विशेष तौर पर हमारे इस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के प्रभारी सुखराम चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बिंदल से, तोमर जी प्रवक्ता हैं, सबका परिचय एक साथ कराओ। उपलब्ध है शैलेंद्र गुप्ता जी हमारे जिला के प्रवक्ता हैं। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर बिंदल से कि प्लीज आप अपना वक्तव्य रखें। ठीक है। मीडिया के मेरे सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, आपका धन्यवाद। बहुमूल्य समय आपने निकाला। विवेक जी ने इस वार्ता में शामिल सभी लोगों का परिचय कराया। मैं विशेष तौर पर आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे नेता, उनका और बाकी हमारे नेतृत्वकर्ता सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, लोकसभा का चुनाव प्रारंभ हो गया है और लोकसभा चुनाव में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कुछ अन्य दलों के साथ मिल करके चुनाव मैदान में है। जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है वो कांग्रेस के खोखलेपन को स्पष्ट रूप से दिखाता है। पूरे घोषणा पत्र के अंदर एक ही बात कही है, मोदी हटाओ। यानी कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी हटाओ और मोदी का लक्ष्य है देश का विकास करो। अब जनता तय करेगी कि मोदी हटाना किस लिए, कि परिवारवादी पार्टियां अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी टूटती चली गई, बिखरती चली गई, परंतु एक परिवार की चिंता इन्होंने की। 450 सांसदों को लेकर चलने वाली पार्टी, 28 राज्यों में सत्ता हासिल करके चलाने वाली पार्टी आज 40 से नीचे आ गई है और ये 4 जून को 30 के नीचे जाने वाली है कांग्रेस पार्टी। और ये जो घोषणा पत्र है ये बहुत बड़ा धोखा है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी उनको सुन रहा था और उन्होंने कहा कि हमने हिमाचल में गारंटियां पूरी कर दी और हम देश में ये गारंटियां लागू कर रहे हैं। और साथ में ही उसमें वीडियो चल रहा था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है गारंटी 2 दिन में थोड़ी पूरी होती है। अर्थात देश की जनता को अंधेरे में रखकर, धोखे में रख करके वोट लेने का मात्र एक प्रयास। और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरा घोषणा पत्र तुष्टीकरण से भरा हुआ है। 50% से ऊपर आरक्षण देंगे,
जातिगत आधार के ऊपर आरक्षण को और बढ़ाएंगे, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण देंगे। 65 साल देश में राज करने वाली पार्टी आज देश को दोबारा से, और मैं आरोप लगा, दोबारा से विभाजन के कगार के ऊपर खड़ी करती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से उन्होंने घोषणा पत्र के अंदर अपनी बातों को स्पष्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मोदी जी हमारा नेतृत्व करता है, देश के नेतृत्व करता है, और उन्होंने कहा है कि पिछले 10 साल के अंदर गरीब कल्याण ये हमारा लक्ष्य रहा। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में राशन दिया और अगले 5 साल और दिया जाए। 4 करोड़ पक्के मकान गरीबों को, 11 करोड़ शौचालय। ये गरीब कल्याण की सरकार, महिला कल्याण की सरकार, 40 साल से रुका हुआ काम, 33% का आरक्षण। ये महिला कल्याण की सरकार, ये भारत की अस्मिता की रक्षा करने वाली सरकार, जिसने 500 साल का रुका हुआ श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण के काम को पूर्ण किया। और कांग्रेस ने जो पाप किया था, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देश के विभाजन का जो पाप किया था, उसके बाद कश्मीर को जिस तरह से और डायलेमा में ला करके खड़ा किया, कश्मीर समस्या की जनक कांग्रेस धारा 370 लगाई, 35A लगाई, विभाजन के कगार के ऊपर खड़ा कर दिया। आज धारा 370 हटा करके देश को मजबूत करने का काम मोदी जी ने किया। आज हम जनता में जाएंगे, तुलना लेकर के जाएंगे। 10 साल कांग्रेस सरकार के 2004 से 14, 10 साल मोदी सरकार के 14 से 24, 4 से 14 घोटालों की सरकार। आप बेहतर जानते हैं, चाहे वो 2G घोटाला, 3G घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, भूमि घोटाला, गेम्स घोटाला, 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले 10 साल में। और 10 साल मोदी सरकार के देश के विकास को गति देने वाली सरकार, सर्वाधिक सड़कें बनाने वाली सरकार, सर्वाधिक एयरपोर्ट बनाने वाली सरकार, सर्वाधिक ट्रेनें चलाने वाली सरकार, और विकास के नए नए आयाम स्थापित करने वाली सरकार, दुनिया में भारत की छवि को बढ़ाने वाली सरकार। ये दोनों की तुलना, और भाजपा ने, मोदी जी ने लक्ष्य रखा है दुनिया में भारत को तीसरी महाशक्ति बनाने का और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और कांग्रेस ने लक्ष्य रखा है मोदी को हटाने का। अब फैसला इसके बीच में होना है। हम 11वें पायदान से 5वें पायदान पर आर्थिक शक्ति के रूप में जब आए, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की अलॉटमेंट इस साल की गई, जो आज के इतिहास में सर्वाधिक है। और जब हम तीसरी महाशक्ति बन जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 50 लाख करोड़ रुपया, अर्थात सड़कों के लिए, रेलवे के लिए, स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, हेल्थ के लिए, गरीबों के लिए, सेवा के लिए, कल्याण के लिए, हमारे पास 50 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान होगा। यानी देश को आगे ले जाने की दिशा में ये मोदी जी का कदम, और इसी कड़ी में हिमाचल में विकास की श्रृंखला को
मोदी जी ने आगे बढ़ाया। अभी रिसेंटली 1 लाख करोड़ रुपया 4 लेन नेशनल हाईवेज के लिए माननीय नितिन गडकरी जी वो दे करके गए। 42,000 करोड़ रुपए के 4 लेन नेशनल हाईवेज, जिसमें कालका शिमला, जिसमें पिंजौर नालागढ़, जिसमें कीरतपुर मनाली, जिसमें और कांगड़ा से शिमला, जिसमें और पठानकोट से मंडी, ये हाईवेज शामिल हैं। यानी हिमाचल, बदलता हुआ हिमाचल, मोदी जी के कारण टनल वाला हिमाचल, 4 लेन वाला हिमाचल, ये विकास की गारंटी, ये मोदी की गारंटी और केवल परिवार के विकास की गारंटी वो कांग्रेस की गारंटी। इतना अंतर इन मुद्दों के ऊपर लेकर के हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। आज सोलन में शिमला संसदीय क्षेत्र की बड़ी बैठक 17 विधानसभा क्षेत्र के नेताओं के साथ हुई, जिसमें हमारे लोकप्रिय नेता, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, वर्तमान में सांसद और हमारे उम्मीदवार श्री सुरेश कश्यप जी के चुनाव अभियान का हमने विधिवत श्री गणेश किया दूसरे नवरात्रे पर। और हम पूरे दावे के साथ आज आपसे और कहना चाहते हैं, हिमाचल की जनता एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। 4 सीटें बीजेपी और लोकसभा की जीतेगी और श्री सुरेश कश्यप जी भारी बहुमत से शिमला से जीतेंगे। इतनी बात मुझे आपसे साझा करनी है। और अब माननीय नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी अपनी बात कहेंगे। इसको ले लो, तो आ ही रही बात होगी मैं इसके बिना आवाज। मित्रों, तो चल रहा है। मित्रों, हमारी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने आपके सामने कुछ बातों का जिक्र किया और मैं सिर्फ कुछ बातें कह करके सप्लीमेंट करना चाहूंगा। लोकसभा का ये 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव जहां पूरे देश भर में एक इस तरह का वातावरण है कि देश में सरकार अगर बनेगी तो भाजपा की बनेगी, देश में प्रधानमंत्री अगर कोई बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। इस बात को लेकर के कोई भी प्रश्न कहीं भी खड़ा नहीं है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व एक लंबे अंतराल के बाद भारत को मिला, जो लोकप्रियता की दृष्टि से भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है। जिसको मैं कह सकता सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता, और दूसरे सबसे मजबूत नेता के रूप में भी दुनिया में अगर किसी की छवि है, किसी का नाम है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने जिन बातों को कहा है उनको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। मैं थोड़ा हिमाचल के संदर्भ में कुछ बातों का जिक्र करना चाहता हूं। पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके पश्चात प्रदेश सरकार कांग्रेस की जो है वर्तमान में, उसकी स्थिति बहुत हास्यास्पद बनी हुई है। हालांकि जनादेश के हिसाब से अगर हम कहें कि बहुत बड़ा बहुमत उनको हासिल था,
लेकिन बहुत बड़ा बहुमत हासिल होने के बाद उसको संभालना लगता है उनकी बस की बात नहीं रही। और उस दृष्टि से हम देख रहे थे सरकार बनने के बाद बातें तो बड़ी बड़ी होती रही, बड़ी बड़ी हाँकते रहे, व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार, हम राजनीति के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा के लिए आए हैं। बहुत आदर्श बातें करने का एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन हकीकत बहुत जल्दी सबके सामने आ गई है। और जिस प्रकार से राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ उसके परिणाम आपके सामने जिस प्रकार से आए हैं, और प्रदेश के सामने, पूरे देश के सामने मैं कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। टेक्निकल ग्राउंड में हिमाचल प्रदेश में मैं कह सकता हूं सरकार भले ही कांग्रेस की है, लेकिन लोगों की नजरों से भी सरकार गिर चुकी है और बहुमत की दृष्टि से भी सरकार गिर चुकी है। राज्यसभा की सीट जहां बहुत बड़ा बहुमत होने के बावजूद 40+3 यानी कि 3 निर्दलीय 43, वो 34 पर पहुंचते हैं और हम 25 पर थे, हम 34 पर पहुंचते हैं और अंततः जीत भारतीय जनता पार्टी की होती है। इतने बड़े बहुमत के पश्चात राज्यसभा की सीट हारने का अभिप्राय क्या है कि वर्तमान सरकार का जो नेतृत्व है उस नेतृत्व के प्रति कांग्रेस के विधायकों का विश्वास समाप्त हो चुका है। अगर समाप्त हो चुका है और राज्यसभा की सीट वो हार चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में नैतिकता तो ये बनती थी कि वो त्यागपत्र देते और त्यागपत्र देने के बाद उनकी पार्टी इसके अलावा और व्यवस्था करती है। और उसके बाद मैं टेक्निकल चीजें बता रहा हूं आपको। राज्यसभा में चुनाव हारना मतलब कांग्रेस पार्टी बहुमत खो चुकी है। विधानसभा में बजट सत्र में 27 तारीख को राज्यसभा की वोटिंग होती है, 28 तारीख को फिर से बजट पारित होना था और बजट पारित होने से पहले क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था तो भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों की सदस्यता रद्द करके, इस सदस्यता जो है सस्पेंड करके, उनको सस्पेंड करके उनको सदन से बाहर 100 कमांडो बुला करके उठा करके फेंक दिया जाता है। क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था है, अगर बजट पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार तो तब भी गिरी 27 तारीख को जब राज्यसभा की सीट हार गई, और दूसरे सरकार उस दिन भी गिरी जब भारतीय जनता पार्टी के 15 विधायकों को सस्पेंड करके उन्हें बजट पारित किया, क्योंकि बहुमत नहीं था उनके पास, इसलिए सस्पेंड किया। इसके अलावा और क्या सबूत चाहिए? और ये हमारी मान्यता है, पूरे प्रदेश की मान्यता है कि वर्तमान में कांग्रेस की सरकार जो सत्ता में है तो है, देखने को है, लेकिन वो नैतिक अधिकार तो खो भी चुकी है और सही मायने में सरकार ही नहीं है। अब दूसरा पक्ष इसमें आता है, उसके बाद स्वाभाविक रूप से विचलित हुए मुख्यमंत्री और उनके नेता, ये क्या हो गया। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि बयानों का सिलसिला जारी है। कभी विधायकों को भेड़े कहा जा रहा है, कभी विधायकों को मेंढक कहा जा रहा है, कभी विधायक का नाम लेकर के कहा जा रहा है कि उसको कुटो। और इस सारे विषय पर तो शायद मेकर में व्यक्तिगत रूप से उन माननीय विधायक ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है और उनको नोटिस भी जारी हो, मुख्यमंत्री को नोटिस भी जारी हो चुका है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन मुख्यमंत्री को अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए।
बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है, और कुछ जगह उन्होंने आरोप लगाए हैं कि पैसे देकर के खरीदा गया है। और उनको इस बात को समझना चाहिए कि वो बयान उनका कितना गंभीर है। 9 के 9 विधायकों ने मुख्यमंत्री को नोटिस दे दिया है, और उनमें से एक विधायक ने, पूर्व मंत्री भी रहे सुधीर शर्मा ने, कोर्ट में मामला भी, क्रिमिनल केस जो है उसमें दर्ज करने के ये जो है उसके लिए दायर कर दिया है, और मानहानि का उनने जो है वो मामला दायर किया है। हम मुख्यमंत्री जी को कहते हैं, अगर आपके पास सबूत है तो बताएं। ये बार बार आप कहे जा रहे हैं, तथ्य हैं तो बताएं। बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे पास तथ्य हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी घटना घटित होना और उनका विचलित होना हम समझ सकते हैं, तो मुझे सिर्फ इतना ही उनको कहना चाहिए, अगर विचलित हैं तो थोड़ा वक्त उनको बयान देने से परहेज करना चाहिए। एक बयान उन्होंने दिया कि जयराम ठाकुर को सत्ता की भूख है। अरे हम तो विपक्ष में हैं, और विपक्ष सरकार की हर जन विरोधी नीति के विरोध करने के लिए है। हम उनके लिए कोई, उनकी पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, उनकी हर बात को स्वीकार करने के लिए नहीं है। सरकार बनने के बाद जब उन्होंने संस्थान रद्द किए तो हमने उस वक्त विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर उसका विरोध किया। उन्हें झूठी गारंटी दी, उन झूठी गारंटी पर हमने उनके खिलाफ जो आवाज कहनी थी, हमने कहा पूरा करिए, पूरा हो नहीं पा रही है। उसके बावजूद हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के मुताबिक विरोध किया। वो हमारा अधिकार है। उस अधिकार के बारे में टिप्पणी कैसे कर सकते हो? लेकिन सत्ता का लोभ मुख्यमंत्री को इस कदर हो गया कि जब उनको मालूम है आज नहीं कल उनको हटना ही है, 3-3 लोग उनके यहां पर ऐसे तैयार बैठे हैं कि कब, ये तो कांग्रेस के नेतृत्व ने ऐसा ऊपर से दे रखा है कि लोकसभा के चुनाव तक चलते रहो, उसके बाद हटा देंगे, और 3 लोगों को गोलियां दे रखी हैं और वो उस भरोसे पे चल रहे हैं। मैं पहला प्रश्न करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, इस बात को आप स्पष्ट करें कि आपके पार्टी की अध्यक्षा जो सांसद है वो ये बात कहती है कि लोगों के काम नहीं हुए, कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही है, नेताओं की अनदेखी हो रही है, विधायकों की बात सुनी नहीं जा रही है। ऐसे हालात बन गए हैं कि हम चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ूंगी। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान अध्यक्षा है उनका कहना है, उनका बयान है मीडिया के सामने। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने एक बार नहीं अनेकों बार अपनी बात कही, लेकिन उनके बावजूद ना मानी गई ना सुनी गई, और आखिरकार परिस्थिति यह बनी कि राज्यसभा में वोट डालने की बात आई तो उन्होंने कांग्रेस के पोलिंग एजेंट को वोट दिखा करके वोट कास्ट किया कि हम ये कर रहे हैं। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? कांग्रेस का मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे करके कहते हैं कि मेरे पिताजी का इतना बड़ा योगदान रहा है, लेकिन उनकी दुखद मृत्यु के पश्चात 2 गज जमीन नसीब नहीं हो पाई अपनी ही सरकार में। ऐसी जलालत में आंसू बहाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? कांग्रेस का मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते चला जाता है और उप मुख्यमंत्री उनको वापस लेने के लिए दौड़ते दौड़ते पीछे जाते हैं, पकड़ करके लाते हैं। उसके लिए हम दोषी हैं क्या? आपके अंदर क्या चल रहा है, इस बात का तमाशा दुनिया ने देखा है। इसलिए यह आरोप हमारे ऊपर लगाने का बार बार जो आप प्रयत्न कर रहे हैं ना, उसको कोई सुनने के लिए तैयार है।
अगर आप सुनाने की कोशिश कर रहे हैं तो मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा और सरकार विधायकों के चुने हुए प्रतिनिधि के सहयोग और समर्थन से चलती है। उनकी बात को सुनना, उनकी बात को मानना, उनके काम करना, यह मुख्यमंत्री का दायित्व है। और इसके अलावा बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बौखलाहट में बहुत कुछ वो बोल रहे हैं, हम संयम हैं, सब्र में हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को जिस प्रकार से वो कह रहे हैं वो आने वाले समय में थोड़ा उन सारी चीजों से परहेज करें, अन्यथा सारी बातों का जवाब भी मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में जब 15 महीने की सरकार का अगर मैं जिक्र करूं, 1000 संस्थान चले हुए संस्थान बंद कर दिए। क्या सरकार इसको कहते हैं? सरकार काम करने के लिए होती है, काम रोकने के लिए, काम बंद करने के लिए नहीं होती है। अगर ऋण की बात कहते हैं तो हिमाचल प्रदेश में हमने 5 साल में 19,600 करोड़ रुपए ऋण लिया। यहां 15 महीने में 1800 करोड़ रुपए ऋण हो गया, ले लिया। आप कल्पना करो कि 18,000 करोड़ के करीब ऋण ले लिया। आप कल्पना करिए कि हो क्या रहा है। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं टूट गई है। पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो भाग रहा है हिमाचल प्रदेश से छोड़ करके। कबाड़ के नाम पर एक डिपार्टमेंट, मैंने कहा डिपार्टमेंट ही खोल दीजिए, उसका मंत्री बना दीजिए किसी को। और अभी ताजा मेरी जानकारी में आई है कि एक बहुत बड़े स्तर पर डील हो रही थी, जिस डील का जिक्र मैं बाद में करूंगा, मैं डिटेल्स उसमें बुला रहा हूं। वो सारा कि लैंड यूज को चेंज करने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ा पैसा मांगा गया है, एक इंडस्ट्री के मामले को लेकर के। आप थोड़ा सा जान, क्योंकि आप उसके नजदीक हैं, थोड़ा पता करें आप जाना, और मालूम पड़ जाएगा आपको, शाम तक कल तक पता लग जाएगा। मित्रों, ये हिमाचल प्रदेश सरकार वर्तमान में, जो मित्रों की सरकार जिसको कहा, साथियों की सरकार, हमें कोई आपत्ति नहीं। और स्वाभाविक रूप से जनप्रतिनिधियों की मांग और उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के वो बाहर बैठे हैं, अंदर वो लोग बैठे हैं जो कभी कुछ नहीं बन सकते चुन करके, लेकिन सरकार वो चला रही है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान जो हालात हैं इस लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से, हम 2014 में 4 सीटें जीते थे। 2019 का हिमाचल प्रदेश का एक रिकॉर्ड है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। 68 के 68 सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। पूरे देश भर में वोट शेयर के साथ अगर के नंबर 1 पर कोई स्टेट रहा तो हिमाचल रहा। 4 सीटें हमने जीती और शिमला की सीट जो कठिन मानी जाती थी वो आज तक के सबसे बड़े अंतर से जीती, 3,27,000 वोट से जीती थी। सुरेश कश्यप जी जहां पर हमारे बीच में बैठे हुए सांसद। तो 2024 जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। और अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव की दृष्टि से जो एक परिस्थिति सामने आई है कि 6 उपचुनाव भी इस लोकसभा के चुनाव के साथ हो रहे हैं, और ये 6 उपचुनाव के साथ साथ 3 निर्दलीय विधायकों की आप कल्पना करिए, जो जिनके ऊपर इस कदर दबाव डाला गया, या तो समर्थन करो नहीं तो देख लेंगे। उनके परिवार वालों के ऊपर मामले दर्ज करने शुरू कर दिए और आखिरकार उनने तीनों ने बैठ करके निर्णय किया कि हम दबाव में नहीं आएंगे, हम निर्दलीय विधायक की हैसियत से विधानसभा के अंदर जाएंगे ही नहीं, हम त्यागपत्र दे देते हैं। त्यागपत्र दे दिया विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को और हम भारतीय जनता पार्टी के
नेतृत्व के साथ मिल करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ करके जीत करके तभी विधानसभा के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन उसमें भी दिलचस्प कहानी यह है कि त्याग पत्र दिए हुए कितना वक्त हो गया, लेकिन उसके बावजूद त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आज हाई कोर्ट में मामला था लगा हुआ, शायद 24 तारीख को दोबारा लगा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी उसमें कोई फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, बड़ी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं उसमें। अगर व्यक्तिगत रूप से कोई विधायक या कोई सांसद अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, चाहे वो लोकसभा का सांसद तो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं, तो वो तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए। लेकिन यहां अध्यक्ष महोदय नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप एक्सप्लेन करिए आप क्यों दे रहे हैं। उसकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि जब व्यक्तिगत रूप से दिया तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन और किसी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। वो त्याग पत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकार होना चाहिए। मित्रों, इस तरह का जो बहुत सिद्धांत की बातें, आदर्श की बातें हमारे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार, ये सारी बातों को करते करते 15 महीने में जो है पोल खुल गई है सबके सामने। मैं यही कहूँगा कि सत्ता का स्वाभाविक रूप से निकलना उनको बहुत पीड़ादायक लग रहा है। ये इनके इन प्रकरण जिस तरह से सत्ता को बनाए रख सके उसके लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत लंबा दौर नहीं चलेगा। अगर 6 उपचुनाव के साथ अगर ये 3 उपचुनाव भी साथ हो जाते हैं, अगर ये जिनने त्यागपत्र दिया सभी विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने, तो 9 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होंगे और 9 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम सीधी सी बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। सरकारें 2 बनेगी अब के इस चुनाव के साथ, एक दिल्ली की और एक हिमाचल प्रदेश की। और मैं यही कहूँगा, आज हम सोलन में आए थे और सोलन के पार्टी के सब साथियों के साथ हमारा मिलना हुआ। सोलन के पूरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के, जो शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे सुरेश कश्यप जी ने सांसद के नाते हमने पूरे क्षेत्र में सब लोगों के साथ अपना संबंध, अपना कामकाज की दृष्टि से जो काम की बातें हैं वो सारी चीज़ें बेहतर ढंग से की हैं। और ये लोकसभा के बारे में पहले कभी लोग कहते थे कि कठिन रहती है, वो दौर बीत चुका है। हम 3 बार लगातार इस लोकसभा को जीत चुके हैं, अब की बार 4थी बार जीतेंगे और ये कठिन अगर है तो कांग्रेस के लिए है। हमारी पार्टी ने 4 कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। मैं पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। और अब की बार 400 पार का जो नारा एनडीए के लिए हमने पूरे देश भर के लिए दिया है, तो हिमाचल प्रदेश में हमारा नारा सिर्फ एक ही है, अब की बार फिर 4 की 4। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठाकुर साहब, हिमाचल में अगर निर्दलीय विधायकों के चुनाव नहीं होते हैं तो भी क्या भाजपा हिमाचल में अपनी सरकार बनानी? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि नैतिकता के आधार पर तो सरकार कांग्रेस की है ही नहीं हिमाचल प्रदेश में, और निर्णय आना बाकी है। 22, 23, 24 को सीपीएस का भी मामला हाई कोर्ट में लगा है। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी क्लियर कट उसमें जजमेंट आ चुकी है, पहले हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी है कि ये संवैधानिक दृष्टि से ये नियुक्ति नहीं की जा सकती है। 6 विधायकों का और जाना तय है लगभग। कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, कोर्ट का निर्णय जो आएगा वो होगा, लेकिन हमारी ये मान्यता है 6 और जाएंगे तो बचेगी कैसे सरकार? मुझे कुछ लोग हमको प्रश्न कर रहे हैं कि आंकड़े तो बताओ। आंकड़े हमसे पूछे थे राज्यसभा के चुनाव में उनने, लेकिन आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं। हम तो परिणाम पर विश्वास करते हैं। परिणाम आपके सामने है, तो अभी भी हम यही कह रहे हैं, आंकड़े नहीं बताएंगे, लेकिन परिणाम हम बता रहे हैं कि सरकार जा रही है। जी, धन्यवाद करो भाई। थैंक यू वेरी मच। मैं क्या लगता है हाँ जी, आपने अभी कहा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में, और इस बार 30 से भी कम सीटें आएंगी विपक्ष। हमारा सवाल ये है कि एक मजबूत लोकतंत्र में सिर्फ 30 सीटें ही रहेंगी, मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा? प्रतिपक्ष को अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ेगी
अगर वो समाज हित में काम नहीं करेंगे, परिवार हित में करेंगे, तो कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में और समीकरण पैदा होंगे, परंतु आज के चुनाव के अंदर कांग्रेस ने अपने आप को हाशिए पर ला करके खड़ा कर दिया और उनके चुनाव घोषणा पत्र ने और प्रूव कर दिया कि वो राष्ट्रहित के अंदर चिंतन नहीं कर रहे हैं। ना नेता है, ना नेतृत्व है, ना नियत है, ना नियति है, इसलिए उनका नीचे जाना स्वाभाविक। कश्यप जी के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 300 पंचायतों को एक भी धनराशि नहीं दी। हो गया, कश्यप जी फिर बैठेंगे आपके साथ। धन्यवाद। सांसद निधि कितनी होती है? सब जगह वो कमरा खुला था, सांसद उसका ताला लगा ही रहा, खुला ही था, लोगों की सेवा के लिए खुला था। आपका धन्यवाद। लगातार बुलाएंगे करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आओ चाय पीते हैं।